हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। ये हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 6 है और पिछले वीडियो में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर हम पहले मस्टर्ड को देखें, नॉर्मल मस्टर्ड के अंदर कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर होने का मतलब हुआ उस फ्लावर के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। और कंप्लीट फ्लावर यानी बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होने की वजह से मस्टर्ड के अंदर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब देखो, आपको ये बात समझ आई कि मस्टर्ड के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन की एक प्रॉब्लम है कि विद एवरी जनरेशन उस सेल्फ पॉलिनेशन से ग्रो होने वाले क्रॉप्स का यील्ड कम होता जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो नॉर्मल मस्टर्ड में सेल्फ पॉलिनेशन के कारण हमारा यील्ड विद एवरी जनरेशन कम होता है। ठीक है ना, यील्ड कम होने का मतलब समझ गए ना कि अगर आप 10 किलो सरसों बोते थे और आपको 20 किलो सरसों मिलते थे एक जनरेशन में, उन्हीं सीड्स को अगर अब आपने अगली बार फिर से यूज़ किया जो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से बने नॉर्मल मस्टर्ड में, तो 10 किलो से अब अगली बार 19.5 किलो ही बनेगा, तो आधा किलो यील्ड कम हुआ ना। तो विद एवरी जनरेशन हमारा यील्ड कम होता जाता है बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब हम जीएम मस्टर्ड में क्या करते हैं, हम जीएम मस्टर्ड में इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, यानी कि हम यील्ड को कम होने नहीं देते बल्कि हम उसी यील्ड को इंक्रीज़ कर देते हैं। वो कैसे? हम ये करते हैं कि हम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते इन जीएम मस्टर्ड्स में। अब वो कैसे होता है, वही मैकेनिज़्म हम देखेंगे जीएम मस्टर्ड में। पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, दीपक पैंटल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर थे, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। उन्होंने ही ये जीएम मस्टर्ड को बनाया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो देखो, जो हमारा जीएम मस्टर्ड है, अब हम उसमें कैसे क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को हम नहीं होने देते, वो हम देखते हैं। जीएम मस्टर्ड को हम दारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 भी बोलते हैं, यानी कि DMH11। ऑलराइट, सो पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले 2 वैरायटीज़ ऑफ मस्टर्ड लिए। ठीक है ना, एक वैरायटी जिसका नाम वरुणा है, वो इंडियन वैरायटी है, और दूसरी वैरायटी जो है ये अर्ली हीरा एंड दैट इज़ ईस्ट यूरोपियन वैरायटी। आपको ये समझ आया ना यहाँ तक? देखो, हमने ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमने 2 वैरायटीज़ ऑफ मस्टर्ड्स को चूज़ किया। वन इज़ वरुणा एन इंडियन वैरायटी एंड द सेकेंड इज़ अर्ली हीरा विच इज़ एन ईस्ट यूरोपियन वैरायटी। ऑलराइट, देखो, अब हम ये नॉर्मल मस्टर्ड में क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराएंगे, ये उसका मैकेनिज़्म है। पहले स्टेप में हम ये मेक श्योर करते हैं कि इन 2 वैरायटीज़ में, यानी कि वरुणा और अर्ली हीरा वैरायटीज़ में, कोई एक वैरायटी हमारी मेल स्टेराइल बने। मेल स्टेराइल का मतलब हुआ, आपको ऑलरेडी पता है, मस्टर्ड के अंदर कंप्लीट फ्लावर होता है, बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मस्टर्ड के फ्लावर के अंदर। अब टू मेक श्योर कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, हम क्या करते हैं, हम पहले तो एक प्लांट के फ्लावर्स को मेल स्टेराइल बनाते हैं। क्योंकि जो दीपक पैंटल ने एक्सपेरिमेंट किया था हमारे इस जीएम मस्टर्ड में, उन्होंने क्या किया था, हम उसी का मैकेनिज़्म देख रहे हैं। ठीक है, तो टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन मेल स्टेरिलिटी अचीव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू अचीव दिस उन्होंने एक जीन को लिया। कहाँ से? एक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया कौन सा था? स्ट्रेप्टोमाइसिस अमाइलोलिक्विफेशियंस। और इस जीन का नाम जो इस बैक्टीरिया से लिया गया उसका नाम था बार्नेस जीन। नाउ द बार्नेस जीन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस अमाइलोलिक्विफेशियंस, और इस बार्नेस जीन की वजह से पोलन फॉर्मेशन स्टॉप हो गई। किसमें? वरुणा में। अब पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने मेक श्योर किया
दैट वी आर मेकिंग वरुणा मेल स्टेराइल। अब उसके अंदर पोलन फॉर्मेशन को हमने स्टॉप किया, वी स्टॉप दैट। एंड हाउ डिड वी डू दैट? वी ट्रांसफर्ड ए जीन फ्रॉम ए बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस अमाइलोलिक्विफेशंस, और उस जीन का नाम है बार्नेस जीन। यहाँ तक आप समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसी सेम बैक्टीरिया से हमने दूसरा एक जीन एक्सट्रैक्ट किया, बारस्टार जीन। पहले हमने बार्नेस जीन को लिया। अब बार्नेस जीन का क्या फंक्शन था? टू स्टॉप पोलन फॉर्मेशन इन वरुणा मस्टर्ड, ऑलराइट। और अब हम इसी बैक्टीरिया यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस अमाइलोलिक्विफेशन से हमने दूसरा जीन लिया, बारस्टार, ऑलराइट। नाउ द बारस्टार जीन, इसको हमने एक्सट्रैक्ट करने के बाद ट्रांसफ़र किया टू अर्ली हीरा वैरायटी। अब हमने देखो, आपको ऑलरेडी पता है 2 वैराइटीज़ ऑफ मस्टर्ड्स हमने लिए थे। वन वाज वरुणा, सेकंड इज़ अर्ली हीरा। वरुणा में हमने मेल स्टेरिलिटी को प्रमोट किया with the help of Barnase gene that was transferred from Streptomyces amyloliquefaciens। अब हम इसी Streptomyces amyloliquefaciens से हमने बारस्टार जीन को लिया और उस बारस्टार जीन को हमने अर्ली हीरा वैरायटी के अंदर डाल दिया। अब ये वैरायटी के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद इसका रोल क्या है? इसका रोल उल्टा है बारनेस के प्रति। बारनेस के कंपैरिजन में बारस्टार का रोल इज़ रिवर्स और उल्टा, यानी कि अगर उसने पोलन फॉर्मेशन को स्टॉप किया था, ये पोलन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। समझ गए ना आप? 2 बातें। वन इज़, हमने पहले बारनेस जीन को लिया इस स्ट्रेप्टोमाइसिस एमाइलोलिक्विफेशन से, जिसने पोलन फॉर्मेशन को हिंडर किया और स्टॉप किया। अब हमने इसी बैक्टीरिया से दूसरा जीन लिया, बारस्टार जीन, बट इस बारस्टार जीन का फंक्शन उल्टा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बारनेस। अब उल्टा क्या फंक्शन है फिर? इट इज़ प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ पोलन्स इन केस ऑफ अर्ली हीरा। तो कुल मिला के हमने यहाँ तक क्या किया? हमने वरुणा के अंदर पोलन्स को डिस्ट्रॉय किया और अर्ली हीरा के अंदर उसके पोलन्स को और ज़्यादा ग्रो होने दिया। ऑलराइट, ठीक है। नाउ फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक्स, अब हमने तीसरा जीन लिया दूसरे एक बैक्टीरिया से, उसका नाम था बार जीन। ऑलराइट, फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक्स, बार जीन वॉज ट्रांसफर्ड टू वरुणा। अब हमने वरुणा के अंदर एक और जीन ट्रांसफ़र किया फ्रॉम ए डिफरेंट बैक्टीरिया नाउ, एंड द बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक्स एंड द जीन इज बार जीन। नाउ द बार जीन इज ट्रांसफर्ड टू वरुणा, सेकेंड जीन। द रोल ऑफ दिस जीन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ए हर्बिसाइड ग्लूफोसिनेट। अब ये बार जीन का क्या फंक्शन है? बार जीन का फंक्शन ये है, इट इज़ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन to this Varuna mustard against the herbicide that we are going to use, that is glufosinate। अब ये वरुणा जो है, वरुणा के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके तो अपने पोलन्स है ही नहीं। अब उसको कौन पोलन्स देगा? अर्ली हीरा उसको पोलन्स देगा। अब अर्ली हीरा के पोलन्स को यूज़ करके वरुणा के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हुई और अर्ली हीरा के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है। बट हमें तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन वाले प्लांट्स ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट इसी चीज़ के लिए चल रहा है कि हम क्रॉस पॉलिनेशन वाले सीड्स कैसे पाएँ। अब हम अर्ली हीरा में हमने देखा सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, और जो ये हर्बिसाइड हम यूज़ करेंगे ना, ग्लूफोसिनेट, इसका फंक्शन ही यही होता है कि इट इज़ एलिमिनेटिंग द प्लांट्स विच आर अंडरगोइंग सेल्फ पॉलिनेशन। इस ग्लूफोसिनेट के एप्लीकेशन की वजह से ये जो अर्ली हीरा है इट विल डाई आउट। तो अर्ली हीरा में सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से और ग्लूफोसिनेट के स्प्रे की वजह से वो डाई आउट हो जाता है, क्योंकि ग्लूफोसिनेट का फंक्शन ही यही है दैट इट इज़ एक्चुअली इरेडिकेटिंग और एलिमिनेटिंग दोज प्लांट्स विच आर अंडरगोइंग सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से वरुणा यहाँ पे सर्वाइव कर दिया। वंस दैट इज़ डन, ये तो हमने देख लिया कि वरुणा ही सर्वाइव होगा।
नाउ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम दिस वैरायटी विल बी सोल्ड टू फार्मर्स। अब जो सीड्स इस वरुणा वैरायटी से हमें हासिल होंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड सीड्स, वो फार्मर्स को दिए जाते हैं। एंड दीज सीड्स विल बी वेरी मच नॉर्मल और इफ़ेक्ट ऑफ बारनेस विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय बार स्टार। ये हमें ऑलरेडी पता चल गया कि इफ़ेक्ट ऑफ बारनेस बार स्टार से बाद में न्यूट्रलाइज होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई बात। तो और एक बार यहाँ पे एक लास्ट 6 पॉइंट है। द प्लांट्स डेवलपिंग फ्रॉम दीज सीड्स विल प्रोवाइड or will produce flowers with both reproductive structures and will undergo self pollination again। ठीक है, अब ये है कि फिर जो सीड्स आपने ब्रीडर्स से लिए, इन ब्रीडर्स या डिफरेंट कंपनी से जब आप ये सीड्स लेते हो, अब ये प्लांट्स में फिर से सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अब फिर से इनका यील्ड कम होता जाएगा। अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए फार्मर्स को हमेशा फ्रेश सीड्स खरीदने पड़ेंगे इन कंपनीज से या इन ब्रीडर कंपनीज से। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई, ठीक है ना। देखो ये मैकेनिज़्म अगर आप याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछा जाता है कि बारनेस जीन कौन से बैक्टीरिया से लिया गया, क्योंकि ये इंडियन एक्सपेरिमेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यूज़ में रहता है और इस वजह से इसका मैकेनिज़्म आपको पता होना चाहिए। तो एक बार और देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस एमाइलोफेशियन से हमने बार स्टार और बारनेस जीन लिया, और जो बार जीन है, बार जीन हमने कहाँ से लिया? स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक्स से। और इन तीनों का क्या क्या फंक्शन है? बारनेस का फंक्शन था डिस्ट्रक्शन ऑफ पोलन्स, बार स्टार का फंक्शन था उसका रिवर्स, यानी कि इट वाज हेल्पिंग पोलन्स टू ग्रो इवन मोर। और स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक से जो हमने बारजीन लिया, उसका फंक्शन क्या था? उसका फंक्शन था टू मेक श्योर दैट द हर्बिसाइड ग्लूफोसिनेट इज़ नॉट डिस्ट्रॉइंग वरुणा। और ग्लूफोसिनेट जो हमने यूज़ किया, उसका क्या फंक्शन था? उसका फंक्शन था टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ द प्लांट्स दैट आर अंडरगोइंग सेल्फ पॉलिनेशन आर डिस्ट्रॉयड। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमने इसी बात को, इसी मैकेनिज़्म को फिर से इस डायग्राम में दिखाए हैं, तो आप ये देख लेना। तो मैंने यहाँ पे आपको इस चीज़ को बहुत बार रिपीट इसलिए कराया ताकि आपको ये यहीं पे सुनते सुनते ही याद हो जाए। ऑलराइट, तो आपने देखा होगा एक ही बात मैंने 5-6 बार बोली यहाँ पे। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं। ऐसे क्या रीज़न्स है कि GM मस्टर्ड अभी तक हैज़ नॉट बीन अलाउड in India, its commercial cultivation has not been allowed. There are so many reasons behind that. पहली बात, ये एक एडिबल क्रॉप है और हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी भी है। आपको अगर याद हो, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी जिसको अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस में 2-3 बातें बोली थी। उनमें से 2 बातें ये थी कि एडिबल क्रॉप्स का GM वैरायटी हमारे इंडिया में अगले आने वाले 10 साल तक नहीं होगा। दैट वाज इन 2013 जब उन्होंने ये बोला था। अब और उन्होंने ये भी बोला था कि हर्बिसाइड वैरायटीज़ या हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटीज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना ही नहीं है। जैसे कि हमारे पास HTBT कॉटन जो हमने उसकी बात की थी, उसकी एग्जाम्पल ली थी, उन्होंने बोला था क्योंकि उसके बाद सुपर वीड्स का क्या होगा, उनकी ग्रोथ होगी। तो इस वजह से हर्बिसाइड टॉलरेंट होने की वजह से और एडिबल क्रॉप होने की वजह से ये एक रीज़न है, ये एक इशू है वाई GM मस्टर्ड हैज़ नॉट बीन अलाउड इन इंडिया टिल दिस पॉइंट। और एक बात, जो ये बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड है ना, दिस इज़ द कंपनी विच इज़ होल्डिंग पेटेंट फॉर जीन्स एंड केमिकल ग्लूफोसिनेट। जो हमने जीन्स पीछे यूज़ किए, बारनेस, बार स्टार और बारजीन, एंड जो हमने केमिकल ग्लूफोसिनेट यूज़ किया, ये सारे जीन्स और ये केमिकल, इसका पेटेंट इज़ रजिस्टर्ड फॉर दिस कंपनी बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। ठीक है ना। तो जो हमारे दीपक पेंटल साहब है, उन्होंने इन्हीं जीन्स का इस्तेमाल करके ये GM क्रॉप को बनाया था। ऑल्दो और भी चीज़ें हैं कि बायोसेफ्टी जो ग्लूफोसिनेट है, इसकी बायोसेफ्टी के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई जब GM मस्टर्ड बनाया गया था। दो ये एक्सप्लेन कर दिया गया था टू सम एक्सटेंट कि GM जो ये जीन्स है, द बायोसेफ्टी ऑफ द जीन्स इज़ नॉट ए कंसर्न, दैट मच कंसर्न, बट द बायोसेफ्टी ऑफ दिस ग्लूफोसिनेट वाज समथिंग इग्नोर्ड एट द टाइम दिस GM मस्टर्ड वाज प्रेजेंटेड बिफोर द पब्लिक। सो अब यहाँ पे ऐसा क्यों, आपको पता होना चाहिए कि GM जो ये ग्लूफोसिनेट केमिकल है, ग्लूफोसिनेट इज़ एक्चुअली माइल्डली कार्सिनोजेनिक। माइल्डली कार्सिनोजेनिक का मतलब हुआ
कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग केमिकल, सो ये इससे कैंसर वगैरह हो सकता है, तो इस वजह से दैट्स अगेन ए कंसर्न। सो ये जो दीपक पेंटल एट द सेंटर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट्स हैव यूज्ड द सेम जीन्स, जैसे मैंने आपको बता दिया, द सेम जीन्स विच आर पेटेंटेड बाय दिस बेयर क्रॉप साइंसेज लिमिटेड, सॉरी, ओके। नाउ ये एक पब्लिक फंडेड प्रोग्राम था जो हमारे दीपक पेंटल साहब थे, उन्होंने जब ये जीएम क्रॉप्स को बनाया था एक पब्लिक फंडेड प्रोग्राम के अंडर बनाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी मेड पब्लिक, ये एक आर्ग्यूमेंट रहता है हमेशा, बट ऐसा नहीं हुआ, ये डिटेल्स ऑफ दिस एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन मेड पब्लिक टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और देखो बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स और ओपोजर्स है जीएम मस्टर्ड के, जैसे कि मैं अभी अगर आप लोगों से पूछूं जो ये वीडियोस देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे, मैं अगर आपसे पूछूं क्या हमें जीएम मस्टर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहिए, आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं करना चाहिए। अब देखो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सपोर्टर्स भी हैं, ओपोनेंट्स भी है, वो सपोर्टर्स का क्या आर्गुमेंट है कि क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। द सपोर्टर्स जो है हमारे जीएम मस्टर्ड के, वो बोलते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली द कंट्रीज़ लाइक कनाडा, सो ये इनका आर्गुमेंट ये है कि इन कंट्रीज़ में जो ऑयल बनता है ना दैट इज़ 100% ट्रांसजेनिक, यानी कि जो कनाडा है, कनाडा में पूरा का पूरा ऑयल ट्रांसजेनिक है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं कनाडा से, तो इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली हम ऑलरेडी ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लॉजिक काम ही नहीं कर रहा कि हम बोलते हैं कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड एडिबल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन इंडिया में नहीं करना, बट चूँकि हम इनडायरेक्टली वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं कनाडा से इंपोर्ट करके, जो कि एक 100% ट्रांसजेनिक ऑयल यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो ये पहला आर्ग्यूमेंट उन लोगों का जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जीएम मस्टर्ड का इंट्रोडक्शन होना चाहिए इंडिया में। नाउ सम ऑफ द ओपोनेंट्स ऑफ जीएम मस्टर्ड वो क्या बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई लोग हमें जीएम मस्टर्ड का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जीएम मस्टर्ड में यूज़ ऑफ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी होता है। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का यूज़, इसका मतलब क्या हुआ वो हम आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे, आपको वहाँ से वो अच्छा समझ आएगा। और ये जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी वाली कोई भी चीज़ है ना, या टर्मिनेटर सीड्स या ट्रेटर सीड्स जिनको बोलते हैं, उनको यूनिवर्सली बैन किया गया है। और इनका आर्गुमेंट है कि भाई चूँकि इसमें टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जीएम मस्टर्ड के बनाने में, तो इसीलिए हमें जीएम मस्टर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपको पता होनी चाहिए कि जो ये ओपोनेंट्स है उनका एक और भी आर्गुमेंट है कि ये जीएम मस्टर्ड से हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया और बहुत ख़तरनाक इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होने वाला है। अब ऐसा होगा नहीं होगा, इसी चीज़ के लिए क्या इस जीएम क्रॉप या ट्रांसजेनिक क्रॉप से इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है या नहीं है, यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे स्टडीज़ को फ़ंड किया, ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज़ को फ़ंड किया, एंड उसके बाद उनको ये पता चला कि किसी भी एक स्टडी में उनको कोई सबूत नहीं मिला कि देयर इज़ एनी एडवर्स इफ़ेक्ट और एडवर्स इम्पैक्ट, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। सो अगेन ये पॉइंट को भी आप मूट पॉइंट बोल सकते हो, जहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ये सही है नहीं है। दैट्स अगेन ओपिनियटेड। Alright, now our next topic of discussion is genetic use restriction technology. अगर आपको पता हो, पीछे हमने ये वर्ड टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था जब हम ओपोनेंट्स ऑफ जीएम मस्टर्ड की बात कर रहे थे कि वो आर्ग्यू करते हैं कि टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जीएम मस्टर्ड के बनने में। अब ये टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी क्या है वो हम इसी जेनेटिक यूज़ रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी में समझेंगे। पहले आप ये बात याद रखो कि जो ये ब्रीडर कंपनीज़ होती है, ब्रीडर कंपनीज़ बोले तो वो कंपनीज़ जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए सीड्स बनाते हैं या जीन एडिटिंग के द्वारा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के लिए सीड्स बनाते हैं, ये ब्रीडर कंपनीज़ जो होती हैं ये हमेशा मेक श्योर करते हैं कि जो ये फार्मर्स है वो उन्हीं से
हमेशा हर बार ये सीड्स को ख़रीदें, हर सीज़न के लिए उन सीड्स को ख़रीदें। अब वो ये चीज़ को मेक श्योर करने के लिए उन्होंने पहला स्टेप जो लिया था इन ब्रीडर कंपनीज़ ने, इन्होंने अपने नाम का पेटेंट रजिस्टर किया था इन सीड्स पे, ठीक है। जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनते थे, इन सीड्स पे इन्होंने अपने नाम का पेटेंट रजिस्टर किया था। अब ये पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ये हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जब हम डिस्कस करेंगे वो हमारा अलग ही टॉपिक एक रहेगा। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस बायोटेक पार्ट, उसके बाद हम प्रोबेबली वही शुरू करेंगे। हमारा बायोटेक एक आध लेक्चर्स में अब कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद वो रहेगा। फिलहाल आप याद रखिए, पेटेंट रजिस्टर होता है इन ब्रीडर कंपनीज़ के नाम पे। अब ये फार्मर्स हमेशा जब भी उनको हार्वेस्ट करने होते हैं ये सीड्स, उनको परमिशन लेनी पड़ती है इन कंपनीज से टू ग्रो दैट, टू हार्वेस्ट द सीड्स अगेन, और उनको फिर से पे करना पड़ता है ब्रीडर कंपनीज़ को। अब ये पेटेंट, क्योंकि ये पेटेंट रजिस्टर था इन ब्रीडर कंपनीज़ के नाम पे, ठीक है, पहला चीज़। बट इंडिया में क्या हुआ, इंडिया ने हमारे यहाँ पे एक लेजिस्लेशन पास हुआ, दैट वाज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। और इस एक्ट ने हमारे यहाँ के फार्मर्स को राइट टू सीड दिया। उनको बोला कि भाई अगर हमारे फार्मर्स ने एक बार कोई सीड खरीद लिया किसी भी कंपनी से, उसके बाद द फार्मर्स हैव द राइट टू सीड। तुम पेटेंट रजिस्टर करो या मत करो, उससे कोई मतलब नहीं है, फार्मर्स हैव द राइट टू सीड। अब पेटेंट अगर कंपनी के नाम पे है भी, तो एक बार फार्मर्स ने ख़रीदा, अब उनको फिर से बार बार उसको नहीं ख़रीदना है, ठीक है, वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अंडर दिस प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 दे हैव नाउ द राइट टू सीड। उसका मतलब ये हुआ दे कैन यूज़, रीयूज़, सेल, एक्सचेंज और डू एनीथिंग विद दैट सीड। ऑलराइट, इसके बाद अब ब्रीडर कंपनीज़ के पास ये ऑप्शन तो रहा नहीं। अब उन्होंने अगले ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की ब्रीडर कंपनीज़ ने, टू मेक श्योर दैट द फार्मर्स आर एक्चुअली बाइंग द सीड्स फ्रॉम दीज ब्रीडर कंपनीज़। इन्होंने क्या किया, अब जो सेकंड ऑप्शन था इनके पास वो क्या था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसे सीड्स बनाएं जो कि फर्टाइल हों सिर्फ एक जनरेशन के लिए, और हार्वेस्ट होने के बाद ये सीड्स सीधे के सीधे इनफर्टाइल बने या ये स्टेराइल बने। अब इस चीज़ के लिए उन्होंने फिर से रिसर्च की। फिर से रिसर्च करने के बाद उन्होंने दो टाइप्स के सीड्स बनाए। वन वाज दिस टर्मिनेटर सीड एंड द सेकंड वन वाज ट्रेटर सीड। अब ये टर्मिनेटर सीड और ट्रेटर सीड क्या होते हैं, आपको ये तो समझ आ गया कि ऐसे सीड्स जो कि फर्टाइल रहते थे सिर्फ एक जनरेशन के लिए, अब फिर से जो सीड्स उनके पास आए, उन सीड्स का रीयूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सीड्स हार्वेस्टेड सीड्स उसके बाद इनफर्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि वो फर्टाइल सिर्फ एक जनरेशन के लिए होते हैं। अब इन्हीं सीड्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटर सीड्स, ठीक है, जो कि फर्टाइल रहते हैं एक जनरेशन के लिए, और उसके बाद हार्वेस्टेड सीड्स हमेशा इनफर्टाइल रहते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे एक बात और, वन मोर अप्रोच अंडर जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी इज़ ट्रेटर सीड। ओके, ट्रेटर सीड का मतलब हुआ इसमें हम पर्टिकुलर केमिकल का इस्तेमाल करके उस सीड को बाद में फर्टाइल बनाते हैं। जो कि आपको पता चला कि कंपनीज़ ने ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, एंड दे मेड द सीड सच दैट with the use of this genetic use restriction technology, they made the seeds such that they are fertile only for one generation, and for the second generation to be fertile there has to be the use of a particular chemical, and the seeds which become fertile after the use of the particular chemical, उन सीड्स को हम बोलते थे ट्रेटर सीड्स, ठीक है ना। अब हम ये ट्रेटर सीड्स और टर्मिनेटर सीड्स को अच्छे से समझते हैं यहाँ पे। नाउ अगर हम अब ये टर्मिनेटर सीड्स के बारे में बात करें, टर्मिनेटर सीड्स पेटेंटेड थे फॉर डेल्टा एंड पाइनलैंड कंपनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद जब ये टर्मिनेटर सीड्स बने ना, उनको बैन कर दिया गया यूनिवर्सली। ये टर्मिनेटर सीड्स क्या करते थे, दे वर फर्टाइल ओनली फॉर वन जनरेशन। उसके बाद जब ये हार्वेस्ट होते थे ये सीड्स,
ये क्रॉप्स जब हार्वेस्ट होते थे उनके सीड्स हमेशा इनफर्टाइल होते थे. नाउ दिस वाज अ टैक्टिक विच वाज यूज्ड बाय दीज ब्रीडर कंपनीज अगेंस्ट दोज कंट्रीज़ जिन कंट्रीज़ में अब उनके पास पेटेंट का ऑप्शन नहीं था. जैसे कि इंडिया में पेटेंट का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज नाउ द फार्मर्स हैव द राइट टू सीड. और राइट टू सीड की वजह से वो उन सीड्स का कुछ भी करें, अब कितना भी क्लेम करो हमारा पेटेंट राइट, पेटेंट के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे देयर इज लेजिस्लेशन फॉर द फार्मर्स विच गिव देम द राइट टू सीड. ऑलराइट, सो हमारे टर्मिनेटर सीड्स के केस में आपको याद रखना है 5 टाइप के ये जीन्स होते हैं. पहले तो मेजरली हमारे 3 जीन्स होते हैं. वन इज़ टर्मिनेटर, सेकंड इज़ रिकॉम्बिनेज, थर्ड इज़ रिप्रेसर. ठीक है, और स्पेसर और ब्लॉकर या स्पेसर और प्रोमोटर भी होता है. देखो पहले तो आप कुछ चीज़ें याद रखो. प्रोमोटर को ऑपरेटर भी बोलते हैं, यहाँ पे आपने देखा प्रोमोटर को ऑपरेटर भी बोलते हैं. स्पेसर को ब्लॉकर भी बोलते हैं, स्पेसर और ब्लॉकर. उसके बाद हमारे पास टर्मिनेटर होता है. टर्मिनेटर जो है हमारा वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है, या टॉक्सिन जीन भी बोलते हैं उसको. तो बाद में वही टॉक्सिन जीन एम्ब्रियो, आने वाले सीड के एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करता है. तो वो आपको बाद में पता चलेगा. देखो उसके बाद टर्मिनेटर के बाद रिकॉम्बिनेज है हमारे पास, और रिप्रेसर. रिप्रेसर का काम होता है रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर एंजाइम बनाना. रिकॉम्बिनेज का काम होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम बनाना. अब हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं. एक सिनेरियो जो कि नॉर्मल सीड्स में होता है, और दूसरा सिनेरियो जिसमें ये ब्रीडर कंपनीज कोई इंड्यूसर डाल देते हैं, कोई बीच में कोई ऐसी चीज़ डाल देंगे कि वो नॉर्मल वाली प्रोसेस ना हो इन सीड्स में, बल्कि ये सीड्स में उनको चाहिए कि उनका उस सीड का एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय होना चाहिए. अब उस डिस्ट्रक्शन के लिए वो एक इंड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं. कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा सब्सटेंस डालेंगे जिस वजह से वो बाद में वो आने वाले सीड का एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाता है. अब वो हुआ तब जब इंड्यूसर आए. बट नॉर्मल केस में क्या होता है? नॉर्मल केस में हमेशा आपको पता होना चाहिए कि पहले तो ये हमारा रिप्रेसर जो है ना, रिप्रेसर और इनहिबिटर भी उसको बोलते हैं. रिप्रेसर और इनहिबिटर हमेशा एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन बनने के बाद इट इज़ नाउ इनहिबिटिंग द रिकॉम्बिनेज. देखो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, इसके बाद ये प्रोटीन इज इनहिबिटिंग रिकॉम्बिनेज टू गेट एक्टिवेटेड. ये रिप्रेसर प्रोटीन मेक श्योर करता है, और इनहिबिटर प्रोटीन मेक श्योर करता है दैट रिकॉम्बिनेज इज नॉट गेटिंग एक्टिवेटेड. अब जब रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा तभी रिकॉम्बिनेज एक्टिवेट नहीं होगा. ठीक है, अब रिकॉम्बिनेज एक्टिवेट नहीं हुआ. अब रिकॉम्बिनेज एक्टिवेट ना होने की वजह से टर्मिनेटर भी एक्टिवेट नहीं होता है. जब टर्मिनेटर भी एक्टिवेट नहीं हुआ तो टर्मिनेटर टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ नहीं करेगा. जब टर्मिनेटर टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ नहीं करेगा, इस वजह से जो हमारा एम्ब्रियो होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा. वो नॉर्मल सीड के केस में यही होता है. बट अब अगर हमारे पास एक इंड्यूसर है, इंड्यूसर के केस में क्या होगा? ये रिप्रेसर या इनहिबिटर भी उसको बोलते हैं, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा. अब ये रिप्रेसर के प्रोटीन को जो ये रिकॉम्बिनेज को इनएक्टिवेट रखना था, क्योंकि ये प्रोटीन का काम ही यही है कि ये जाके इस रिकॉम्बिनेज को इनएक्टिव कर देता, इसको एक्टिवेट नहीं होने देता. रिप्रेसर ने प्रोटीन बनाया, बट अब जो ही ये रिकॉम्बिनेज की तरफ जाने वाला था, वहाँ पे बीच में इन्होंने ब्रीडर कंपनीज ने इंड्यूसर डाला है. नाउ इंड्यूसर डालने की वजह से ये रिप्रेसर प्रोटीन रिकॉम्बिनेज तक नहीं पहुँच पाता. अब ये जब रिकॉम्बिनेज तक नहीं पहुँच पाया तो इस वजह से ये हमारा रिकॉम्बिनेज अब इनहिबिट नहीं होगा, यानी कि ये स्टॉप नहीं होगा, ये इनएक्टिव नहीं होगा. रिकॉम्बिनेज एक एंजाइम बनाएगा, दैट इज़ रिकॉम्बिनेज एंजाइम. पहले के नॉर्मल केस में इसको रिकॉम्बिनेज एंजाइम नहीं बनाने देने के लिए रिप्रेसर और इनहिबिटर रिप्रेसर प्रोटीन बनाता था टू डीएक्टिवेट दिस. बट इंड्यूसर के केस में ये रिप्रेसर प्रोटीन को
रिकॉम्बिनेज तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है बिकॉज ऑफ इंड्यूसर। अब रिकॉम्बिनेज हमारा रिकॉम्बिनेज एंजाइम बनाएगा। अब रिकॉम्बिनेज एंजाइम बनने के बाद ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जाके स्पेसर, और जैसे मैंने आपको बता दिया प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में हमारे पास एक स्पेस और या स्पेसर होता है। स्पेसर का मतलब एक ब्लॉकिंग सीक्वेंस है, एक ऐसी सीक्वेंस जो टर्मिनेटर को एक्टिवेट नहीं होने देती है। बट ये रिकॉम्बिनेज प्रोटीन जो बनेगा इसका फंक्शन ही यही है कि ये जाके इस स्पेसर को निकाल देता है। बट जो ही ये स्पेसर निकला वहाँ से टर्मिनेटर एक्टिवेट हो जाता है, टर्मिनेटर जीन एक्टिवेट हो जाता है। और टर्मिनेटर जीन का नाम ही टॉक्सिक जीन है। टर्मिनेटर के एक्टिवेशन की वजह से ये टर्मिनेटर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करेगा और इस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हमारा आने वाले सीड का एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सीड इनफर्टाइल बन जाता है। ठीक है, ये सारी कहानी इन सारे सेंटेंसेस में लिखी हुई है। ठीक है, नाउ अब क्या होता है? सो बिफोर द सीड्स आर sold to the farmers, these seeds are being treated with tetracycline to block the repressor. अब सीड्स जब ये तो मैंने आपको यही बात समझाई थी, टेट्रासाइक्लिन एज इंड्यूसर काम करता है इस केस में। और यही टेट्रासाइक्लिन जो ये ब्रीडर कंपनीज होती है ना, ये इन सीड्स को फार्मर्स को बेचने के लिए ये टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं। टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे एक इंड्यूसर है जो टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक करता है किसको? रिप्रेसर को। अब रिप्रेसर प्रोटीन ही नहीं बनने देता। जब रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बनने दिया तो वो, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिप्रेसर को इनहिबिटर भी बोलते हैं। वो इनहिबिट करता था या रोकता था रिकॉम्बिनेज को एक्टिवेट होने से। अब जब टेट्रासाइक्लिन ने रिप्रेसर को ही ब्लॉक किया तो रिकॉम्बिनेज तो एक्टिव ही होगा। रिकॉम्बिनेज प्रोटीन बनाएगा और रिकॉम्बिनेज प्रोटीन का काम है स्पेसर को हटाना। अब स्पेसर जब हट गया तो टर्मिनेटर एक्टिवेट हो जाएगा और टर्मिनेटर के एक्टिवेशन की वजह से हमारा आने वाला जो एम्ब्रियो होगा दैट विल बी डेड, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। ऑलराइट, विच विल अलाउ रिकॉम्बिनेज टू बी एक्टिव। एंड यहाँ पे वही बात है जो मैंने आपको बताया, and form the enzyme to remove the spacer. Once this happens, terminator will be activated and this will stop embryo formation, making the seed infertile. अब टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा केमिकल है जिसको हम इंड्यूसर केमिकल भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं ये ब्रीडर कंपनीज टू मेक श्योर दैट द सीड्स ऑफ दीज फार्मर्स आर इनफर्टाइल। कौन से सीड्स? हार्वेस्टेड सीड्स। सो नाउ दीज terminator seeds have been universally banned because once they are introduced in nature, this gene may get transferred to other varieties of vegetation. और इस वजह से it is quite possible कि the normal plants जो हमारे बाहर फील्ड में हैं, they will start producing in fertile seeds. It's quite possible that it will start producing these type of infertile seeds in the normal crops. इस वजह से हमारे क्रॉप्स पे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल नेचुरल वेजिटेशन वैरायटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली हमने ये समझाया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, रिप्रेसर प्रोटीन बना, नॉर्मल केस में रिप्रेसर प्रोटीन बना, और ये वो केस है जिसमें हमारे यहाँ पे इंड्यूसर लगाया है, ये हाथ इंड्यूसर है। ठीक है, नॉर्मल केस में रिप्रेसर प्रोटीन बना, रिप्रेसर प्रोटीन ने हमारे रिकॉम्बिनेज को इनएक्टिव किया। अब जब रिकॉम्बिनेज इनएक्टिव होगा, रिकॉम्बिनेज विल नॉट मेक द एंजाइम टू एक्टिवेट दिस टर्मिनेटर और टॉक्सिक और लीथल प्रोटीन। टर्मिनेटर जिसको हम टॉक्सिक जीन भी बोलते हैं या लीथल प्रोटीन भी बोलते हैं। नॉर्मल केस में रिप्रेसर प्रोटीन बना, और क्योंकि रिप्रेसर को हम दूसरा नाम इनहिबिटर भी बोलते हैं, इट इनहिबिट्स और इट मेक्स श्योर दैट द recombinase is not getting activated, and once the recombinase is not activated it will not remove the spacer, and जब spacer को remove नहीं किया गया
तो स्पेसर हमेशा वहाँ रहेगा, तो टर्मिनेटर एक्टिवेट नहीं होगा, तो इस वजह से सीड नॉर्मल होगा और वो फर्टाइल होगा। बट इन केस ऑफ इंड्यूसर, जैसे हमने टेट्रासाइक्लिन पीछे हमने देखा, टेट्रासाइक्लिन एज इंड्यूसर जब इस्तेमाल होता है इन सीड्स के ऊपर, अब जब ये रिप्रेसर प्रोटीन बना, ये रिप्रेसर प्रोटीन को ये टेट्रासाइक्लिन इस रिकॉम्बिनेस एंजाइम तक या रिकॉम्बिनेस जीन तक पहुंचने ही नहीं देता। अब ये रिकॉम्बिनेस जीन, जो कि पता है आपको, ऑन ही होता है, एक्टिव होता है, और ये रिकॉम्बिनेस जीन बनाता है रिकॉम्बिनेस प्रोटीन, और रिकॉम्बिनेस प्रोटीन स्पेसर को रिमूव कर देता है। स्पेसर और ब्लॉकर दोनों एक ही है, स्पेसर या ब्लॉकर को रिमूव करता है। जब स्पेसर या ब्लॉकर हट गया तो टर्मिनेटर एक्टिवेट हो गया। जब टर्मिनेटर एक्टिवेट हो गया तो उसका काम ही होता है टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करना, और टॉक्सिक सब्सटेंस से हमारा जो सीड बनता है उसका एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, दैट इज़ हाउ टर्मिनेटर सीड्स वेर बीइंग मेड। All right. Now, if we talk about the traitor seeds were patented by Zeneca Limited of United Kingdom. ट्रेटर सीड्स में क्या हुआ था? ट्रेटर सीड्स में एक जीन लिया गया था एक रैट से, और उस जीन को ट्रांसफ़र किया गया था प्लांट के अंदर, और इस जीन रैट के जीन की वजह से जो ग्रोथ रेट, नॉर्मल ग्रोथ रेट थी, दैट वाज एक्सट्रीमली स्लो, दैट वाज स्लोड डाउन because of the gene that was transferred from the rat. The growth rate of the plant has been extremely slow. Now, इसी normal growth rate को restore करने के लिए it was necessary to spray some chemical. ये chemical क्या था? ये breeder companies को, सिर्फ breeder companies को पता रहता था कि कौन सा chemical है ये, जिसकी वजह से normal growth rate restore कर सकते थे इन plants के अंदर। अब ये केमिकल्स आपको ज़रूरी इन्हीं कंपनी से ख़रीदने पड़ेंगे, तो दैट इज़ हाउ दे मैनेज टू मेक श्योर दैट दे आर गेटिंग पेड फॉर एवरी ईयर फॉर द सीड्स दे हैव प्रोड्यूस्ड, ऑलराइट, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज, इन्हीं ट्रेटर सीड्स को बोला जाता है डर्टी सीड्स भी या एडिक्टेड सीड्स भी। एडिक्टेड सीड्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हर बार आपको उनकी नॉर्मल ग्रोथ को रिस्टोर करने के लिए ये केमिकल्स को ख़रीदना पड़ेगा इस ब्रीडर कंपनी से। ना द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ब्रीडर कंपनीज इज़ दैट, अब जो ब्रीडर कंपनीज हैं वो ये भी बोलते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे कि हम फार्मर्स को ये मेक श्योर करने के लिए कि वो हमसे ही चीज़ें ख़रीदें हर बार, इसी वजह से हम ये कर रहे हैं ये सब, बट वो ये आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हम बहुत सारी जो ट्रेट्स हैं एक ही सिंगल जीन में रखेंगे, एक ही सिंगल सीड में रखते हैं, और अब ये फार्मर की मर्ज़ी है कि वो किस पर्टिकुलर ट्रेट को एक्टिवेट या पर्टिकुलर ट्रेट के कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करना चाहता है। वो ये बोल रहा है कि तुम अगर ये केमिकल लोगे तो ये ट्रेट्स इस प्लांट में होंगे, ये केमिकल लोगे तो ये ट्रेट्स होंगे। तो इस वजह से जो ये ब्रीडर कंपनीज हैं दे आर ऑफ द ओपिनियन कि हमने ये जो हमारे ये सीड्स है उनके अंदर बहुत सारे ट्रेट्स रखे हैं। अब ये फार्मर की मर्ज़ी है उसको कौन से ट्रेट्स चाहिए इस सीड के अंदर, उनको एक्टिवेट करने के लिए वो हमसे वो पर्टिकुलर स्प्रे ले ले और फिर वो पर्टिकुलर ट्रेट्स को एक्टिवेट कर सकता है उन सीड्स के अंदर। दीज ट्रेटर सीड्स हैव नॉट बीन बैन्ड, ये तो अलाउड है। चलो आज के लिए मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।